गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। राम राम। हम कक्षा 12 एग्रीकल्चर का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, पादप प्रजनन। उस पादप प्रजनन में हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो था पादप प्रजनन के उद्देश्य। क्या था? पादप प्रजनन के उद्देश्य। भाई हम पादपों में प्रजनन क्यों करते हैं, ठीक है, ये विधि थी। तो इसमें हमने कल 6 पॉइंट पढ़ लिए थे और आज का हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है प्रकाश संवेदिता। यानी हमें ऐसी किस्मों का चयन करना है, नाम देखो क्या है, प्रकाश संवेदिता, कि कोई ऐसी नई पादप की या फसलों की किस्म तैयार करते हैं जो हर प्रकार के मौसम या तापमान पर क्या हो जाए, अनुकूलन। ठीक है, यानी तापमान को सहन करने की उसमें क्या आ जाए, क्षमता आ जाए। यदि ये जहाँ पर अधिक तापमान रहता है उस मौसम में भी वो फसल आसानी से उग सके। तो ऐसी फसलें तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पादप प्रजनन विधि का उपयोग करता है और इससे हम ऐसी किस्में तैयार कर लेते हैं और फिर हमें उसे किसी भी धरातल पर या भूमि या भूखंड पर या खेत में उगाते हैं तो आसानी से क्या होती है, अधिक तापमान वाले स्थान पर भी उग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पादप प्रजनन, पादप प्रजनन विधि के द्वारा ऐसी किस्मों का निर्माण, ऐसी किस्मों का निर्माण किया जाता है जो कैसी होती है, यानी तापमान के क्या होती है, अनुकूल। निर्माण किया जाता है जो अधिक तापमान में भी आसानी से अंकुरित हो जाती है और अधिक उत्पादन होता है। समझ गए होंगे? यानी हम क्या करेंगे, ऐसी किस्म तैयार कर लेंगे जो अधिक तापमान पर भी क्या होगी, आसानी से क्या हो जाती है, उग जाती है, अंकुर जाती है और उसे में क्या होता है, अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसी किस्में हम तैयार कर सकते हैं तो किस विधि से कर सकते हैं, पादप प्रजनन विधि के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? 8वां पॉइंट है हमारा परसुक्ति। क्या है? परसुक्ति काल बोलते हैं। परसुक्ति काल, इसका मतलब देखो आप लोग समझते हैं, मैं बता दूं। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि परसुक्ति काल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई बीज है, ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक बार समझ आए यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमारे पास मूंगफली है। क्या है? मूंगफली। ठीक है, कैसी फसल है ये? खरीफ की है। कैसी है? खरीफ की फसल है। समझ गए? अब ये मूंगफली है, जब इसको हम खरीफ की फसल में उगा देते हैं, उग गई है, उगने के बाद इसकी क्या करते हैं, हम कटाई कर देते हैं, यानी इसको उखाड़ लेते हैं, खुदाई करते हैं। ठीक है, खरीफ का मतलब हो गया, इसकी बुआई हो गई। वो कौन से माह में होती है? जून जुलाई माह में। ठीक है, तो जून जुलाई माह हो गया हमारे पास। तो अब इसकी कटाई कब होती है?
हम सामान्य रूप से देखें तो सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। क्या हो जाती है? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैंने अक्टूबर। ठीक है, ये अक्टूबर में क्या होगी? इसकी कटाई होगी। अब आगे इसी खेत में हमारे पास, इसमें मूंगफली उगाई, उसमें हम क्या उगाएंगे? गेहूं उगाएंगे, मान लेना। कटाई होगी तो यहाँ पर फिर क्या हो गया हमारे पास? नवंबर आ गया या दिसंबर आ गया। इस माह में हमने इस खेत में क्या कर दिया? गेहूं की बुआई कर दी। ध्यान समझना मेरी बात, किसकी बुआई कर दी हमने? गेहूं की बुआई। अब इस गेहूं वाला जो खेत है हमारे पास, इसमें मूंगफली के जो दाने रह गए थे या मूंगफली रह गई थी खेत में, वो अब उगती नहीं है। गेहूं के साथ वो उगेगी नहीं। ठीक है, यानी नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक वो नहीं उगेगी। ठीक है, इतने महीने तक वो मूंगफली है वो क्या रहेगी? कौन सी अवस्था में है? प्रसुप्ति काल अवस्था में है। ठीक है, जो भी दाने इस गेहूं वाले खेत में थे वो ये यहाँ पर पड़े रह गए, लेकिन ये उगेंगे नहीं। और ये जो काल चल रहा है ये नहीं उगने वाला, इसे ही क्या बोलते हैं? प्रसुप्ति काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसुप्ति काल। अब जैसे इस खेत में अगली बार, जैसे अब दोबारा से हम खरीफ की फसल उगाएंगे, ठीक है ना, तो इसमें मूंगफली नहीं उगाएंगे, इसमें क्या उगाएंगे? हम बाजरा उगाएंगे। यहाँ पर क्या उगाएंगे? बाजरा। तो बाजरा उगाएंगे कौन से माह में? ये लो, हमने जून में बाजरा उगा दिया। तो बाजरे के खेत में यहाँ पर क्या उगेंगी? बिना उगाए मूंगफली उगेंगी। अब ये मूंगफली उग रही है, ये कहाँ से आई? ये हमारे पास जो भूमि में पहले बीज रह गया था वो बीज आ गया। ठीक है, और वो बीज क्या हो रहा है? उग रहा है। तो ये इतने दिन बाद में क्यों उगा? गेहूं के साथ क्यों नहीं उगा? क्योंकि ये प्रसुप्ति काल अवस्था में चल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है हमारे पास कि कुछ फसल ऐसी होती है, क्या होती है? कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि उनमें प्रसुप्ति काल नहीं होता है। जैसे बाजरा है, गेहूं है, जौ है, इनमें क्या होता है? प्रसुप्ति काल नहीं होता है। यानी जैसे हमारे खेत में अब बाजरे की कटाई करेंगे, हम बाजरा उगा दिया है, ध्यान से देख लेना अपने खेत में। ठीक है, बाजरे की जब कटाई करेंगे उस समय यदि बरसात आ जाती है और जो बाली होती है बाजरे का, जो सिट्टा बोलते हैं, ये हमारे पास बाजरा है, इस बाजरे की ये बाली है, इसमें क्या लगे हुए हैं? यहाँ पर बाजरे के दाने हैं। समझ गए मेरे? यहाँ पर ठीक है, ये बाजरे के दाने, जैसे यहाँ पर बरसात ऋतु आ जाएगी मान लेना, तो ये बाजरे के दाने हैं, इस बाली में क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंकुरित। यानी आपने सिट्टा के मायने कहीं बाजरो उग्या वालो। अब ये उगना है, ये क्या है? खराब है, ये नहीं उगना चाहिए था। यदि ये उग जाता है तो प्रसुप्ति काल नहीं होता है, यदि ये नहीं उगता है तो उसमें क्या होता है? प्रसुप्ति काल होता है। बीच में जो अंतर होता है उस अंतर को क्या बोलते हैं? प्रसुप्ति काल बोलते हैं। तो इस अंकुर उगने की क्षमता को क्या करना है? हमें नष्ट करना है। और नष्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम पादप पर्जन विधि का उपयोग करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? प्रसुप्ति काल बढ़ जाएगा और ये जो हमारे पास उगने की प्रक्रिया है फसलों में, ये उगने जो गेहूं में क्या हो जाएगी? बालियों में उगना क्या हो जाएगा? बंद। तो हमें क्या करते हैं हम? यानी प्रसुप्ति काल को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं, कुछ फसलों में जब परिपक्व अवस्था के समय वर्षा हो जाती है, वर्षा हो जाती है तो बालियों या फलियों में
बीज अंकुरित हो जाते हैं, बीज अंकुरित हो जाते हैं, जिससे उत्पादन में क्या आती है, उत्पादन में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है। अब पादप पर्जन विधि से क्या करते हैं, इनमें प्रसूति काल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे बाजरा, गेहूं, जौ। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पादप पर्जन विधि से हम ऐसी किस्में तैयार कर सकते हैं जिनमें प्रसूति काल उत्पन्न किया जा सकता है। पादप प्रजनन विधि से फसलों में प्रसूति काल क्या किया जा सकता है, उत्पन्न या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो समझ गए प्रसूति काल क्या होता है, यानी खेत में बीज नए उगवाने काई खे बुक रहे प्रसूति काल। ठीक है। निश्चित अवधि के बाद ही वो क्या होता है, उगता है। ठीक है। आजकल कोई मूंगफली है कि भी आव लगी 60 दिन के माए नहीं आ पावन खड़ा 90 दिन के माए, तो खेत के माए नहीं उगावे छे। ठीक है। तो उनका प्रसूति काल क्या हो गया, कम कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब हमारा नवा पॉइंट है, वो है नई ऋतु की किस्में तैयार करना। क्या करना, नई ऋतु की किस्में तैयार करना। ऋतु की किस्में तैयार करना। पादप प्रजनन से हम क्या कर सकते हैं, ऐसी किस्में तैयार कर सकते हैं जो नई ऋतु में उत्पन्न हो जाए। जैसे मैं यहाँ बता दूं, मक्का होता है, मक्का के ऐसे बीज उत्पन्न कर लिए गए हैं पादप प्रजनन विधि के द्वारा कि उन्हें रबी की फसल के साथ भी उगाया जा सकता है, खरीफ की फसल के साथ भी उगाया जा सकता है और जायद फसल के साथ भी उगाया जा सकता है। यानी हर मौसम में, हर ऋतु में मक्का के पादपों को आसानी से उगाकर उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। गेहूं के ऊपर अभी प्रोसेस चल रही है कि गेहूं की फसलें भी ऐसी उत्पन्न हो जाएंगी जो खरीफ के मौसम में भी तैयार करने की प्रोसेस जो चल रही है, अभी तैयार करें कि जब गेहूं को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, गेहूं का जो दाना होता है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं, निर्जमीकरण कर लेते हैं या भंडारित करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, गेहूं में अंकुरण क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वो गर्मी के दिनों में भी क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो ऐसे हमें क्या होता है, नई किस्में तैयार की जा सकती है। तो यहां पर लिखो, प्रजनन विधि से क्या करेंगे, ऐसी नई किस्में तैयार कर लेते हैं जो सभी ऋतुओं में
ऋतुओं में आसानी से अंकुरित हो जाती है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण पूछे लिख देना। मक्का हमारे पास क्या है, ऐसी किस्में तैयार की गई मक्का की जो क्या रबी की फसल में भी क्या हो सकती है, उगाई जा सकती है, खरीफ की फसल के साथ भी उगाई जा सकती है और जायद भी, तीनों के साथ क्या हो सकती है, उगाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। खरीफ और रबी की फसल के लिए, रबी की फसल में कितने अक्षर आते हैं, 2। हमारे पास मुख्य फसलें कौन सी होती हैं, 2 ही होती है, एक तो गेहूँ और एक क्या बाजरा। तो गेहूँ में कितने अक्षर आते हैं, 2। ठीक है, तो गेहूँ और रबी, यानी कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग, रबी की फसल कौन सी को बोलते हैं, गेहूँ वाली को बोलते हैं। अब गेहूँ के साथ आप लोग क्या क्या उगाते हैं, वो सारी की सारी किस्में आ गई, रबी की में आ गई, चाहे वो 3 नाम की हो चाहे 4 की हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ध्यान देने वाली बात यही है कि रबी में 2 अक्षर आते हैं, तो गेहूँ में कितने आते हैं, 2। मुख्य फसल गेहूँ है। और दूसरी हमारे पास इधर देखना खरीफ, कौन सी है, खरीफ की फसल। तो हमारे पास कितने अक्षर आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ रहे हैं बाजरा। खरीफ में कितने अक्षर आ रहे हैं, 3। तो इधर बाजरा में कितने आ रहे हैं, 3। तो खरीफ की फसल कौन सी होती है, बाजरा। मुख्य फसलें 2 ही होती हैं, एक गेहूँ और एक क्या बाजरा। तो गेहूँ में 2 अक्षर तो रबी की हो गई, और खरीफ में क्या 3 अक्षर तो किसकी हो गई, बाजरा की। अब हम क्या करेंगे, रबी के साथ यानी गेहूँ के साथ बहने वाली सारी फसलें किस में आती हैं, आप खुद सोच लो क्या उगाते हो। गेहूँ के साथ आप सरसों भी उगाते हो, ठीक है ना, जो उगाते हो ये सारे के सारे किस में आ गई, रबी। खरीफ में क्या आ गया, खरीफ में हम बाजरा उगाते हैं, बाजरा के साथ तुम्हें पता है मक्का भी उगाते हैं। क्या उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, मूंगफली उगाते हैं, ग्वार उगाते हैं, ये सारी की सारी किस्में आ गई हैं खरीफ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये था हमारा ए पॉइंट। ठीक है, 9वां पॉइंट हो गया। अब 10वां पॉइंट पढ़ेंगे, मैं मिटा देता हूँ। 10वां पॉइंट है हमारा सूखा सहन करने वाली किस्में। सूखा सहन का मतलब आप जानते हैं कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन भूजल में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, यानी पानी की क्या आ रही है, समस्या आ रही है। ठीक है, समस्या तो पानी की आ रही है, लेकिन जनसंख्या निरंतर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो बढ़ती जनसंख्या को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करनी पड़ेगी, तो खाद्य आपूर्ति करनी पड़ेगी तो पानी की कमी होगी, तो अनाज उत्पन्न कैसे होगा। इसलिए वैज्ञानिक अपनी प्रोसेस ये चालू कर रहे हैं कि हमें ऐसे बीज या ऐसी किस्में उत्पन्न करनी है जिनमें क्या हो, पानी की आवश्यकता क्या हो, कम हो, यानी कम पानी में भी आसानी से क्या हो, अधिक उत्पादन किया जा सके। तो उन्हें बोलते हैं क्या, सूखा सहन करने वाली या लवणता को सहन करने वाली किस्में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 10वां पॉइंट है सूखा एवं लवणता को सहन करने वाली किस्में तैयार करना। ये लो, पादप प्रजनन से हम क्या कर सकते हैं, लवणता या सूखा सहन करने वाली किस्में तैयार कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसी उन्नत किस्में बनाएंगे पादप प्रजनन विधि से कि उनको यदि पानी की आवश्यकता कम हो, ठीक है ना, यानी लगभग अल्प मात्रा में पानी प्राप्त हो जाता है, तो भी उनमें आसानी से क्या हो सकता है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इससे हमारे चना आता है, चने की क्या होती है, अल्प मात्रा में पानी मिल जाता है तो भी चने की फसल आसानी से तैयार की जा सकती है। ठीक है, ऐसे हमारे जो तारा मीरा बोलते हैं आप लोग, पीली सरसों, ठीक है, तो तारा मीरा क्या होता है, बिना पानी के होता है। ठीक है ना,
पानी की अगर थोड़ी सी मात्रा उसे मिल जाती है, 1-2 माउट हो जाती है रबी की फसल के साथ, तो समझ लेना तारामीरा की क्या है, पीली सरसों का उत्पादन किया जा सकता है। तो अब वैज्ञानिक यही करते हैं कि पादप प्रजनन से क्या करते हैं, ऐसी किस्में तैयार करते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता क्या हो, कम हो। ठीक है, तो आप लिखो प्रजनन विधि से ऐसी किस्में तैयार की जाती है जो सूखा सहन करने वाली हो। ठीक है, खेत में क्या होता है, लवणता बढ़ जाती है, यानी अगर लवणीय मृदा है तो भी वो क्या हो जाती है, अंकुर। और यदि मृदा लवणीय हो जाती है तो भी बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं और उत्पादन या उपज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उपज में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हमारा 11वां जो पॉइंट है वो है अविषालुता। क्या है हमारे पास, अविषालु पदार्थों से मुक्त। अविषालु पदार्थों का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से क्या आता है, कुछ रसायन पदार्थ आते हैं। क्या आते हैं, कुछ रसायन पदार्थ आते हैं, और उन रसायन पदार्थ होते हैं उनमें वो मानव के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और जब मानव के लिए हानिकारक होते हैं तो वो मानव को क्या, कोई रोग या अन्य शरीर में क्या करते हैं, दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो अब हम पादप प्रजनन से क्या कर सकते हैं कि उस हानिकारक पदार्थ को हटा सकते हैं और उसमें अच्छे गुणों का क्या किया जा सकता है, समावेश किया जा सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अविषालु पदार्थों से मुक्त। क्या, अविषालु पदार्थों से मुक्त या विषालु पदार्थ से मुक्त। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट है अविषालु पदार्थों से मुक्त। उदाहरण बताओ, यहाँ पर सरसों देखिए, सरसों में एक इरूसिक अम्ल आता है। क्या नाम है, इरूसिक अम्ल। मैं यहां लिख देता हूं, इरूसिक अम्ल। ये इरूसिक अम्ल क्या होता है, आंखों में जलन व मानव में क्या करता है, दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। और ये दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है तो अब क्या है, हम ऐसी किस्में पादप प्रजनन से ऐसा कर सकते हैं कि सरसों के दाने में जो इरूसिक अम्ल होता है उसको हटाया जा सकता है। यानी ऐसी किस्म तैयार कर लेते हैं जिसके बीज में क्या होता है, इरूसिक अम्ल की मात्रा नहीं होती है। और इरूसिक अम्ल की मात्रा नहीं होगी तो मानव के लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये हटा सकते हैं। ठीक है, तो लिखो कुछ पादपों या कुछ फसलों के बीज में हानिकारक पदार्थ या रसायन होते हैं
जो मानव सहित अन्य जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक होते हैं और हानिकारक होते और रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल, कौन सा है? इरूसिक अम्ल पाया जाता है, जो मानव के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? पादप पर्जन्य विधि से क्या कर सकते हैं? सरसों की ऐसी किस्म बना सकते हैं जिसमें इरूसिक अम्ल क्या होगा? नहीं होगा। और इरूसिक अम्ल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी? हमारे लिए क्या हो जाएगी? लाभदायक हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? पादप पर्जन्य विधि से, यहाँ पर लिख लेना, पादप पर्जन्य विधि से सरसों के या सरसों पादप से इरूसिक अम्ल को हटाकर नई किस्में आसानी से तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, ये हमारे पास 12वां पॉइंट है हमारा, जो है विसरण। क्या है? या अविसरण। हमारे पास विसरण या अविसरण। विसरण का मतलब होता है मिलना, फैलना। ठीक है, हम ऐसी तकनीकी विकसित कर सकते हैं कि जिसमें फसलों को आसानी से क्या पहचान सकें। ठीक है, या उनको आपस में मिलने से या एक साथ बोने के लिए भी क्या किया जा सकता है? अनुकूलित किया जा सकता है। जैसे मूंग, उड़द, सरसों होती है, इनमें विसरण के लिए उपयोग में बनाया जा सकता है। क्या? विसरण की क्रिया से क्या? मूंग है हमारे पास, उड़द है, सरसों, इनको क्या कर सकते हैं? उपयोगी बनाया जा सकता है। उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास 12 पॉइंट हो गए किसके? पादप प्रजनन विधि। किसके हो गए? पादप प्रजनन विधि के। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा पादप प्रजनन की क्रियाएं। यानी हम ये उन्नत किस्में बनाएंगे ऐसी, तो इन उन्नत किस्में बनाने के लिए हमें कौन कौन सी क्रियाएं आवश्यक होती है, कौन कौन सी क्रियाओं का होना हमारे पास क्या होता है? आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। अब हमारा जो पॉइंट चलेगा वो चलेगा पादप प्रजनन की क्रियाएं। क्या रहेगा? पादप प्रजनन की क्रियाएं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। पादप प्रजनन की क्रियाएं। समझ गए? यहां पर हमारे पास कुल कितनी क्रियाएं हैं? 5 क्रियाएं। कितनी क्रियाएं हैं? 5 क्रियाओं का होना क्या जरूरी है? पहली क्रिया होती है विविधताओं का उत्पादन। क्या है? विविधता का उत्पादन। विविधता का उत्पादन का मतलब होता है
कि हमें विभिन्न प्रकार की फसलों का क्या करना पड़ता है, उत्पादन करना पड़ता है, उगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ पर कौन सा बीज है, जंगली किस्म है, देसी किस्म है, कौन सी है, उन सब का क्या करना पड़ता है, उत्पादन करना पड़ता है, यानी उगाना पड़ता है। ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास इसका जो सबके पॉइंट आएंगे, अलग अलग पढ़ेंगे हम सब में। दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो है चयन। क्या है? चयन। चयन का मतलब होता है कि आपने जो भी विभिन्न प्रकार की किस्में उगाई थी, उन किस्मों को उगाने के पश्चात हम क्या करेंगे, उनका चयन करेंगे, सिलेक्शन। ठीक है, यानी इनमें अच्छी क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, चयन कर लेंगे, छांट लेंगे। छांटने के पश्चात हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का मतलब होता है कि उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे क्या है। मूल्यांकन करने के पश्चात चौथा हमारे पास जो पॉइंट है वो है क्या, गुणन। क्या है? गुणन। गुणन का मतलब होता है कि हम जब चयन कर लेंगे, मूल्यांकन परीक्षण कर लेंगे, भाई उन्नत किस्म कैसी बनी है, तो उसका फिर हम क्या करेंगे, गुणगत संख्या में, यानी बीज की संख्या में क्या करेंगे, हम वृद्धि कर लेंगे। तो बीज की संख्या को, वृद्धि को हम क्या बोलेंगे, गुणन। और पांचवा पॉइंट है, जब हमारे पास उन्नत किस्म का बीज बन जाएगा तो हम क्या कर देंगे, उसको वितरण कर देंगे। क्या कर देंगे? वितरण। यानी किसान के पास इसको क्या कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वितरण। अब इन सब पॉइंटों के बारे में एक एक की हम क्या पढ़ेंगे, सह व्याख्या पढ़ेंगे, सबको ध्यान में रखकर। ठीक है। अब आज का हमारा पॉइंट यही रहेगा। बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। कल से वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, इसके लिए आपको कष्ट हुआ, उसके लिए हमें खेद है। और जय हिंद।